कल्पना करना थोड़ा दिलचस्प होगा कि पूरब और पश्चिम के बीच व्यापार का एक बहुत बड़ा बेहद व्यस्त और सदियों से चालू रहने वाला एक हाईवे है। हाँ, एक ऐसा जमीनी रास्ता जहां से दुनिया भर का सारा बेशकीमती सामान, रेशम, मसाले गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और अचानक इतिहास के एक मोड़ पर वो पूरा का पूरा हाईवे हमेशा के लिए एक झटके में बंद कर दिया जाए। मतलब उस पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी जाए। ये सच में कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, है ना? इस एक ऐतिहासिक गतिरोध ने ना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव को हिलाकर रख दिया था। सदियों से चली आ रही सप्लाई चेन रातों रात टूट गई थी। और ठीक यही हुआ था साल 1453 में। इतिहास के पन्नों में ये वो साल है जब उस्मानिया सल्तनत, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, उसने कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जो उस समय बेजाइंटाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि ये कुस्तुनतुनिया यूरोप और पूर्वी देशों के बीच होने वाले व्यापार का सबसे मुख्य केंद्र था, एक तरह का गेटवे। बिल्कुल। और इस कब्जे का सीधा मतलब ये था कि अब यूरोप के लोगों के पास भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने का वो पुराना सुरक्षित जमीनी रास्ता नहीं बचा था। सही बात है। उस पूरे सिल्क रूट पर अब अरबों का नियंत्रण हो गया था। और देखिए, यहीं से इतिहास की धारा पूरी तरह मुड़ जाती है। जब जमीनी रास्ता ब्लॉक हो गए तो नए रास्तों की तलाश कोई शौक नहीं रहा, मजबूरी बन गई। भयंकर आर्थिक मजबूरी, विशेषकर समुद्री रास्तों की खोज, क्योंकि बिना उस व्यापार के यूरोप की अर्थव्यवस्था का पहिया रुकने लगा था। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा उद्देश्य इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को डिकोड करना है। हम ये समझेंगे कि कैसे इस एक घटना ने, यानी समुद्री रास्तों की मजबूरी ने, यूरोपीय कंपनियों को भारत के तटों तक पहुंचाया, और कैसे सिर्फ व्यापार के बहाने उन्होंने हमारे देश में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत कर दी। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले स्रोत सामग्री में एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है, एक ऐसा तथ्य जिसे मैं यहाँ सबसे पहले साफ करना चाहती हूँ। वो क्या है? सुनने वालों के लिए ये निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। देखिए, जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा जाता है तो बार बार एक शब्द सामने आता है, फैक्ट्री। हाँ, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई, डचों ने फैक्ट्री लगाई, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब फैक्ट्री शब्द सुनते ही दिमाग में तुरंत छवि बनती है किसी धुआं उगलते हुए कारखाने की, जहां बहुत सारी भारी मशीनें चल रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बिल्कुल। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी के संदर्भ में फैक्ट्री का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। उस समय इसका उत्पादन या कारखाने से कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। हाँ, ये मूल रूप से व्यापारिक वस्तुओं जैसे मसालों और कपड़ों को सुरक्षित रखने की एक किलेबंद जगह हुआ करती थी। सरल शब्दों में कहें तो वो केवल एक वेयरहाउस या भारी भरकम गोदाम था। जाता था। सही। ये एक बहुत ही सटीक और बुनियादी स्पष्टीकरण है, क्योंकि जब तक उस समय के शब्दों का सही अर्थ नहीं समझा जाएगा, उन कंपनियों की असली रणनीति समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल। मतलब वे लोग शुरुआत में यहाँ कोई कच्चा माल लाकर कुछ बनाने नहीं आए थे। उनका मॉडल बहुत सीधा था कि ये यहाँ के स्थानीय कारीगरों से तैयार माल खरीदो, उसे अपने सुरक्षित गोदामों यानी फैक्ट्रियों में रखो और सही मौसम आने पर यूरोप ले जाओ। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो मुझे थोड़ा परेशान करता है। रास्ते बंद हो गए थे और उन्होंने वेयरहाउस बनाए, ये समझ आता है। हाँ। आखिर यूरोपियों को भारत तक पहुंचने की इतनी भयंकर बेचैनी क्यों थी? मतलब क्या वे शांति से अपने घर पर नहीं बैठ सकते थे? समंदर की अनजान लहरों में जान जोखिम में डालने के पीछे की असली प्रेरणा है ना। हाँ। क्या बिना मसालों के उनका जीवन रुक जाता? देखिए, अगर हम इस क्यों के पीछे के तंत्र को समझें तो इसके पीछे केवल स्वाद नहीं था, बल्कि गहरे भौगोलिक, आर्थिक और धार्मिक कारण एक साथ काम कर रहे थे। वो कैसे? सबसे पहला और बड़ा कारण था एकाधिकार या मोनोपोली को तोड़ना। 12वीं सदी से ही पूर्वी देशों के साथ होने वाले व्यापार पर इटली, विशेषकर वेनिस शहर और अरब व्यापारियों का पूरी तरह से एकाधिकार था। अच्छा, तो वेनिस का दबदबा था? बिल्कुल। यूरोप के बाकी देश जब वेनिस से सामान खरीदते थे तो उन्हें भारी कीमतें चुकानी पड़ती थीं। बिचौलियों का ये जाल इतना मजबूत था कि मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा वेनिस और अरबों की जेब में जा रहा था। यानी पश्चिमी यूरोप के देश इन बिचौलियों को हटाकर वो पूरा का पूरा मुनाफा सीधा अपनी जेब में डालना चाहते थे। हाँ, और ऐसा करने की तकनीकी क्षमता अब उनके पास आ रही थी। यूरोप में उस समय पुनर्जागरण यानी रेनेसां का दौर चल रहा था, जिसने सोचने का तरीका ही बदल दिया था। बिल्कुल। वैज्ञानिक प्रगति बहुत तेज हो गई थी। दिशा सूचक यंत्रों जैसे उन्नत कंपास और बेहतर नक्शों का विकास हो चुका था।
जिससे समंदर में यात्रा करना अब सुसाइड करने जैसा नहीं रह गया था। तकनीक ने जोखिम को थोड़ा कम कर दिया था और साथ ही वहां का पूरा सामाजिक ढांचा भी तो बदल रहा था। हाँ, एक बहुत बड़ा वैचारिक और आर्थिक बदलाव हो रहा था। यूरोप में सदियों पुराना सामंतवाद जो खेती और जमीन पर टिका था वो गिर रहा था और उसकी जगह पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म अपनी जड़ें जमा रहा था। और पूंजीवाद को फैलने के लिए लगातार नए बाजारों की भूख होती है। बिल्कुल। भारत और पूर्वी देशों के मसालों, खासकर काली मिर्च, जिसे लोग उस समय काला सोना कहते थे, और सूती वस्त्रों में मुनाफा इतना ज्यादा था कि वो पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता था। और शायद ईसाई धर्म का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करना भी एक प्रमुख धार्मिक उद्देश्य था। हाँ, जो इस आर्थिक भूख के साथ जुड़ गया था। अगर इस पूरी जद्दोजहद को आज के संदर्भ में समझना हो तो ये कोई साधारण व्यापार नहीं था। तो क्या था? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के समय में कोई सिलिकॉन वैली की कंपनी किसी सुदूर एस्ट्रॉइड पर माइनिंग करने के लिए अपना रॉकेट भेजे। अरे वाह, क्या तुलना है। मतलब उसमें जोखिम बहुत है। रॉकेट नष्ट हो सकता है, अरबों का नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर वो रॉकेट वहां से बेशकीमती धातु लेकर वापस धरती पर आ गया तो वो कंपनी रातों रात पूरी दुनिया के बाजार पर एकाधिकार जमा लेगी। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक हाई रिस्क अल्ट्रा हाई रिवॉर्ड वाला खेल था। हाँ, ये स्पेस माइनिंग वाली बात इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है, क्योंकि उस समय जहाजों का समंदर में डूबना, बीमारियों से नाविकों का मर जाना आम बात थी। 80% नुकसान की संभावना। हाँ, लेकिन जो 20% सफल होता था वो आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल देता था। तो जब इस भयानक जोखिम की बात आई तो इस दौड़ में सबसे पहला कदम किसने उठाया? इस होड़ में जो देश सबसे आगे रहा वो था पुर्तगाल। वहां के शासक थे प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर कहा जाता था। उन्होंने इस समुद्री रेस को पूरा सरकारी समर्थन दिया। पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि समंदर के रास्ते सीधा भारत पहुंचा जाए और अरबों की मोनोपोली को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। और यहीं से इतिहास में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का खेल शुरू होता है, जो रातों रात तो नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। 1487 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु तक पहुंचा, जिसे नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया था। असल सफलता मिली वास्को डी गामा को। और यहाँ एक रोचक बात यह है कि उस भूल भुलैया वाले रास्ते में वास्को डी गामा की मदद एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद ने की थी। उसी के मार्गदर्शन में 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पहुंचा। और वास्को डी गामा की ये यात्रा उस हाई रिस्क अल्ट्रा हाई रिवॉर्ड का सबसे बड़ा प्रमाण बनी। जब वो कालीकट से मसाले लेकर वापस यूरोप पहुंचा तो जो आर्थिक परिणाम सामने आए वे होश उड़ा देने वाले थे। मतलब अपनी पूरी यात्रा का भारी भरकम खर्च, जहाजों का नुकसान निकालने के बाद भी वास्को डी गामा को 60 गुना अधिक लाभ हुआ। 60 गुना मुनाफा? अरे बाप रे, 60 टाइम्स प्रॉफिट। ये 60 गुना मुनाफा कोई साधारण बात नहीं थी। इसी आंकड़े ने पूरे यूरोप की नींद उड़ा दी। ये साबित हो गया कि बिचौलियों को हटाने का गणित काम कर रहा है। और इसके बाद पुर्तगालियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री यानी अपना पहला सुरक्षित गोदाम स्थापित कर लिया। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सोचने वाली बात है। सिर्फ एक बार जहाज ले जाकर मुनाफा कमा लेना अलग बात है, लेकिन पुर्तगालियों ने दशकों तक इस मुनाफे को बरकरार कैसे रखा? ये तो है, वे तो एक बहुत छोटे से देश से आए थे। फिर उन्होंने इतने बड़े हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित कैसे कर लिया? यहीं पर पुर्तगालियों की सबसे खतरनाक रणनीति सामने आती है, जिसे वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेदा ने लागू किया था। इसे शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ये ब्लू वाटर पॉलिसी काम कैसे करती थी? इसका मैकेनिज्म बहुत ही चालाकी भरा था। पुर्तगाली जानते थे कि अगर वे जमीन पर भारतीय राजाओं से लड़ेंगे तो उनकी छोटी सी सेना टिक नहीं पाएगी। अच्छा, तो उन्होंने जमीन छोड़ दी? हाँ, उन्होंने तय किया कि वे समंदर पर राज करेंगे। हिंद महासागर के सभी महत्वपूर्ण संकरे समुद्री रास्तों पर उन्होंने अपने किले बना लिए। अब कोई भी जहाज वहां से गुजरता तो उसे पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ता था। मतलब खुले समंदर को अपना एक निजी टोल बूथ बना लिया था। बिल्कुल, उनसे परमिट लेना पड़ता था। और इसी नौसैनिक श्रेष्ठता को साबित करने के लिए अल्मेडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेनाओं को समुद्र में हरा भी दिया था। समंदर को टोल बूथ बना लेना, ये सच में एक अभूतपूर्व रणनीति थी।
इसके बाद अल्फोंसो दी अल्बुकर्क का दौर आया, जिसे भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जिसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया था। हाँ, लेकिन अल्बुकर्क से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला ऐतिहासिक तथ्य भी है। जी, वो कौन सा तथ्य है? देखिए, स्रोत सामग्री बताती है कि अल्बुकर्क ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। सती प्रथा पे प्रतिबंध? हाँ, जब हम सती प्रथा पर रोक की बात करते हैं तो हमेशा राजा राममोहन राय याद आते हैं। लेकिन उससे सदियों पहले एक पुर्तगाली वायसराय ने ऐसा किया था। इसीलिए इतिहास में उसे राजा राममोहन राय का पूर्वगामी या प्रीकर्सर भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था। पुर्तगाली भारत में अपनी स्थायी आबादी बसाना चाहते थे। उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो सती प्रथा पर रोक जैसी नीतियां कहीं न कहीं उसी सामाजिक एकीकरण का हिस्सा थीं, ताकि उनकी सत्ता स्थानीय स्तर पर स्वीकार्य बन सके। हाँ, और फिर उन्होंने अपनी राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा शिफ्ट कर ली। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक तरफ पुर्तगाली भारी मुनाफा कमा रहे थे, तो बाकी का यूरोप, विशेषकर डच यानी नीदरलैंड्स के लोग कैसे चुप बैठते? लेकिन जब डच लोग इस व्यापारिक रंगमंच पर आए तो उन्होंने पुर्तगालियों की नकल नहीं की। उनका मॉडल बिल्कुल अलग था। ये केवल देशों के बीच का टकराव नहीं था, बल्कि दो अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स का टकराव था। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। पुर्तगाली पूरी तरह से अपने राजा और शाही खजाने पर निर्भर थे, एक स्टेट फंडेड मिलिट्री ऑपरेशन जैसा। लेकिन डच ने एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जिसने आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेट मॉडल अपनाया। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई, जिसे वीओसी भी कहते हैं। ये कॉरपोरेट मॉडल उस जमाने में इतना क्रांतिकारी क्यों था? इसे ऐसे समझते हैं, पहले जब कोई जहाज पूर्वी देशों के लिए निकलता था तो कोई एक अमीर व्यक्ति अपना पूरा पैसा लगाता था, और अगर जहाज डूब गया तो वो पूरी तरह से बर्बाद। बिल्कुल। डचों ने क्या किया कि उन्होंने एक व्यक्ति के बजाय आम जनता और कई निवेशकों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, एक सहकारिता या कार्टेल बनाया। अच्छा, तो जोखिम बंट गया। हाँ, अब एक जहाज डूब भी गया तो किसी का दिवाला नहीं निकलता था, और जो जहाज 60 गुना मुनाफा लाते थे वो मुनाफा भी सभी शेयरधारकों में बंटता था। कमाल है, यानी ये आज के शेयर बाजार की शुरुआती शक्ल थी। और इस कंपनी का संचालन 17 लोगों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता था, जिन्हें जेंटलमैन 17 कहा जाता था। बिल्कुल, आज के आधुनिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह। और ये कंपनी इतनी ताकतवर थी कि इसके पास अपनी खुद की सेना रखने, युद्ध लड़ने और संधियां करने का भी अधिकार था। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और डचों की एक और बहुत बड़ी खासियत थी जिसने उन्हें पुर्तगालियों से अलग किया। वो क्या? डचों ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि सारा यूरोप केवल मसालों के पीछे भाग रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली और मसालों से ज्यादा भारतीय सूती वस्त्र व्यापार को अपनी प्राथमिकता बना लिया। क्योंकि भारत के बेहतरीन सूती कपड़ों की यूरोप में भारी मांग पैदा हो रही थी। हाँ, और वे इतने सफल थे कि उनका भारतीय मुख्यालय पुलिकत में बना, जहां गैल्ड्रिया का किला था, जहां से वो पैगोडा नाम के स्वर्ण सिक्के ढालते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस कॉर्पोरेट कार्टेल ने इतनी जबरदस्त कमाई की कि अपनी स्थापना के बाद से लगातार 200 सालों तक इसने अपने शेयरधारकों को 18% का भारी भरकम लाभांश यानी डिविडेंड दिया। आज के दौर के सबसे बड़े निवेशक भी 200 सालों तक लगातार 18% रिटर्न सुनकर हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो थोड़ा अजीब लगता है। क्या सवाल? अगर डचों का ये जॉइंट स्टॉक मॉडल इतना फूल प्रूफ था, अगर वे 200 सालों तक 18% डिविडेंड दे रहे थे, तो ये इतिहास के पन्नों से अचानक गायब कैसे हो गए? कोई इतनी सफल कंपनी रातों रात कैसे खत्म हो सकती है? हाँ, वे भारत पर राज क्यों नहीं कर पाए? देखिए, इसका जवाब उनके खुद के कॉर्पोरेट लालच और एक रणनीतिक भूल में छिपा है। डचों की ताकत उनका व्यापार था, राजनीति नहीं। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो वो घबरा गए। तो उन्होंने क्या किया? अपने एकाधिकार को बचाने के लालच में उन्होंने बंगाल के नवाब मीर जाफर की मदद करने का फैसला किया, ताकि अंग्रेजों को कमजोर किया जा सके। ओहो, यानी उन्होंने व्यापार छोड़कर स्थानीय राजनीति और राजाओं के आपसी झगड़ों में अपनी टांग अड़ा दी। बिल्कुल, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 1759 में विदारा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव, जो बहुत ही चतुर रणनीतिकार थे।
और क्लाइव ने डचों को हरा दिया। इतनी बुरी तरह हराया कि उनकी सैन्य ताकत हमेशा के लिए टूट गई। अपनी कोर कॉम्पिटेंसी छोड़कर सत्ता के खेल में पड़ने के कारण भारत से उनका पतन हो गया। तो डचों की इस रणनीतिक भूल के साथ ही हम उस शक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसने इन सभी से सबक सीखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने पुर्तगालियों से नौसैनिक ताकत का महत्व सीखा और डचों से जॉइंट स्टॉक कंपनी का ढांचा लिया। लेकिन उन्होंने इसमें एक और चीज जोड़ दी, अथाह राजनीतिक धैर्य। 1599 में स्थापना हुई और महारानी एलिजाबेथ प्रथम खुद इस कंपनी की एक शेयरधारक थीं। शुरुआत में अंग्रेजों का तरीका बहुत ही कूटनीतिक था। 1609 में जब कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचा तो उसे मुगल दरबार में अपनी जगह बनानी थी। और यहाँ हॉकिंस ने एक ऐसा कौशल दिखाया जो बहुत ही कारगर साबित हुआ। हाँ, क्योंकि हॉकिंस को तुर्की और फारसी भाषाएं बहुत अच्छी तरह बोलनी आती थीं, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। अगर इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका की किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ भारत आए और यहाँ के अधिकारियों के साथ बिल्कुल शुद्ध और फर्राटेदार हिंदी में अपनी डील फाइनल करे। भाषा का जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है वो बहुत गहरा होता है। यही हुआ भी। मुगल सम्राट जहांगीर हॉकिंस की इस कला से बेहद प्रभावित हुआ। उसने खुश होकर हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी और सूरत में व्यापार करने की शुरुआती रियायतें दे दी। शुरुआत में अंग्रेजों की रणनीति एकदम साफ थी। क्या नारा था उनका? भूभाग नहीं, केवल व्यापार। वे राजाओं से उलझना नहीं चाहते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने राजाओं की कमजोरियों को समझा। 1632 में उन्हें गोलकुंडा से सुनहरा फरमान मिला। 1639 में उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। यहाँ तक कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी और ब्रिटिश राजकुमार की शादी में पुर्तगालियों ने बंबई का पूरा द्वीप अंग्रेजों को दहेज में दे दिया, जिसे बाद में मात्र 10 पौंड के किराए पर कंपनी को सौंप दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद वे अभी भी मुगल साम्राज्य के अधीन एक व्यापारिक कंपनी थे। कहानी का असली टर्निंग पॉइंट तो 1717 में आया। 1717 का जॉन सुरमन मिशन और मुगल सम्राट फरुखसियर का वो फरमान जिसे इतिहासकार ओम ने ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। ऐसा क्या था इस फरमान में जिसने सब कुछ बदल दिया? इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। इस मिशन में डॉक्टर हैमिल्टन नाम का एक सर्जन था जिसने सम्राट फर्रुखसियर की एक बहुत ही गंभीर बीमारी का सफल इलाज कर दिया। अच्छा, तो खुश होकर सम्राट ने कुछ अधिकार दे दिए? ऐसे अधिकार जो किसी भी बाहरी कंपनी को देना एक आत्मघाती कदम था। जैसे कि अंग्रेजों को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए और सूरत में 10,000 रुपए वार्षिक कर के बदले मुफ्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की अनुमति मिल गई। और सबसे खतरनाक चीज जो उन्हें मिली वो थी दस्तक। दस्तक यानी बिना टैक्स दिए अपना माल ले जाने का एक फ्री पास। बिल्कुल। और इसके अलावा बॉम्बे की टकसाल में ढाले गए ब्रिटिश सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की मान्यता भी दे दी गई। अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझे तो इसका मतलब था कि एक विदेशी कंपनी को अपने ही सिक्के छापने का अधिकार मिल गया था, जो कि किसी भी संप्रभु राज्य में केवल राजा का अधिकार होता है। सिक्के छापने की आजादी और बिना टैक्स दिए व्यापार करने का ये दस्तक, इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिश कंपनी को एक अपनी खुद की समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की ताकत दे दी। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, 1453 में कुस्तुनतुनिया के उस एक बंद हाईवे से शुरू हुई मजबूरी कैसे यूरोप के नाविकों को अनजान समंदर में धकेलती है। फिर वास्को डी गामा के 60 गुना मुनाफे ने पुर्तगालियों को शांत जल नीति के जरिए समंदर पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। फिर डचों ने कैसे एक कॉरपोरेट कार्टेल बनाकर सूती कपड़ों से 18% का मुनाफा बटोरा। और अंत में अंग्रेजों ने भूभाग नहीं केवल व्यापार के नारे से शुरुआत की और 1717 के उस शाही फरमान तक पहुंच गए जिसने उन्हें एक ताकतवर साम्राज्य की नींव रखने का मौका दे दिया। लेकिन आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही विचारोत्तेजक बिंदु है। हाँ, जो दस्तक से जुड़ा है। टेक्स्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 1717 के फरमान के बाद अंग्रेजों ने इस दस्तक या फ्री पास का भारी दुरुपयोग किया। क्योंकि ये पास केवल कंपनी के व्यापार के लिए था, लेकिन अधिकारियों ने इसे अपने निजी व्यापार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे टैक्स चुकाने वाले स्थानीय भारतीय व्यापारी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। मतलब जो रियायत उन्हें एक मेहमान के रूप में मिली थी, उसका इस्तेमाल उन्होंने घर के मालिक को ही खत्म करने के लिए किया। बिल्कुल। और यहीं से सोचने के लिए गहरा बिंदु सामने आता है। सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल है। वो क्या? शुरुआत में अंग्रेजों का नारा था कि भूभाग नहीं केवल व्यापार,
लेकिन जब एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी को अपने सिक्के ढालने का अधिकार और बिना टैक्स व्यापार करने का पास मिल जाता है, तो क्या व्यापार और सत्ता के बीच की जो महीन रेखा है वो हमेशा के लिए मिट नहीं जाती? बिल्कुल। क्या अत्यधिक मुनाफा और कॉर्पोरेट लालच हमेशा अंततः सत्ता और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की ही मांग करता